इंसान घृणा, मोहब्बत और करुणा के मिश्रण से बना एक जीव है। कोई भी शख्स इन जज्बातों से ऊपर उठ को खुद को परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन जब इन तीनों जज्बातों में से किसी भी एक जज्बात की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो शुरू होती है विनाश की एक ऐसी लहर जो अपने आप में इतनी अंधी होती है कि इंसान का सही और गलत को मापने का पैमाना ही खराब हो जाता है। मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, लेकिन मैंने खुद को कभी भी धर्म के तराजू में नहीं तोला। मैंने खुद को एक इंसान से बढ़कर अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं समझा। लेकिन सवाल है कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। इस सवाल का जवाब आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तो अपनी रिलीजियस ईगो को साइड में रखकर इस वीडियो को देखना और सिर्फ एक इंसान होने की हैसियत से ही इस वीडियो को समझना। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि आप एक हिंदू हैं या फिर आप एक मुसलमान हैं। बस याद रखना कि आप एक इंसान हैं। मैं इस वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो लोग अब इस केस को भूल चुके हैं उन्हें याद आ सके कि हमारे समाज में आज भी लड़कियां, औरतें और छोटी छोटी बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं। दिन था 10 जनवरी 2018 का। इस दिन जम्मू कश्मीर के कठुआ के पास रसाना गांव में आसिफा बानो नाम की 8 साल की मासूम बच्ची अपने घर से बाहर निकली और वो जंगल की तरफ जा रही थी अपने घोड़ों को चराने के लिए। उसने अपने वालिद मोहम्मद यूसुफ पुजवाला और अपनी मां नसीमा बीबी से कहा कि अम्मी अब्बू, मैं घोड़ों को चराने के लिए जंगल में जा रही हूँ। तो आसिफा के अम्मी अब्बू ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। उसने कहा कि ठीक है, वो जल्दी आ जाएगी। उसके अम्मी अब्बू ने उसको जंगल में जाने दिया, क्योंकि वो पहले भी कई बार घोड़ों को चराने के लिए जंगल में जा चुकी थी और इस एरिया में किसी भी तरह के क्राइम्स ना के बराबर होते हैं, इसलिए उसके अम्मी अब्बू को टेंशन नहीं थी। लेकिन आसिफा के अम्मी अब्बू को नहीं पता था कि वो लोग उसको आखिरी बार देख रहे हैं और आज के बाद आसिफा के साथ जो होगा वो पूरी दुनिया में एक बहस छेड़ देगा कि क्या इंसानी फितरत इतनी वहशी हो सकती है। मासूम आसिफा के साथ क्या हुआ, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर आसिफा थी कौन। आसिफा बानो का जन्म साल 2010 में जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ था। आसिफा के जो माँ बाप हैं, मोहम्मद यूसुफ पुजवाला और नसीमा बीबी, वो आसिफा के फॉस्टर पेरेंट्स हैं। मतलब आसिफा यूसुफ और नसीमा की गोद ली हुई औलाद थी। मोहम्मद यूसुफ पुजवाला और नसीमा बीबी की 2 लड़कियां थीं, जिनकी कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से यूसुफ और नसीमा बेऔलाद हो गए थे। इसलिए इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों नसीमा बीबी के भाई और मोहम्मद यूसुफ पुजवाला के साले मोहम्मद अख्तर से उनकी एक बेटी गोद ले लेंगे और उसी गोद ली हुई बेटी का नाम था आसिफा बानो। आसिफा मुस्लिम कम्युनिटी की बकरवाल कास्ट से आया करती थी, जो असल में खानाबदोश चरवाहे होते हैं। इनको जम्मू कश्मीर में गुज्जर भी बोला जाता है। मैं आपको इनका धर्म और कास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही दोनों चीजें आगे चलकर इस लड़की के लिए एक ऐसा काल बनेगी जिसने इस मासूम सी बच्ची की मासूमियत को तार तार कर दिया। 10 जनवरी के दिन जब आसिफा अपने घोड़ों को चराने के लिए अपने घर से बाहर निकली थी, उस दिन के बाद से किसी ने भी आसिफा को नहीं देखा। 2 दिनों तक आसिफा की तलाश करने के बाद जब उसका कोई पता नहीं मिला, तो उसके माँ बाप ने फैसला किया कि वो पुलिस में उसकी मिसिंग कंप्लेन लॉन्च करेंगे। 12 जनवरी 2018 को आसिफा के माँ बाप ने उसकी मिसिंग कंप्लेन हीरानगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने दावा किया कि आसिफा 12:30 बजे घर से निकली थी और उसको आखिरी बार जंगल में दोपहर 2 बजे के आसपास देखा गया था। जब 4 बजे घोड़े अपने आप घर वापस आ गए तो पता चला कि आसिफा घोड़ों के साथ है ही नहीं। इसके बाद आसिफा की तलाश की गई, लेकिन किसी के हाथ भी उसका कोई सुराग नहीं लगा। 12 जनवरी के बाद से पुलिस ने आसिफा की तलाश शुरू कर दी, लेकिन गांव वालों के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था मानो जैसे आसिफा को ढूंढने में पुलिस का कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। दे वर एक्टिंग लाइक दैट दे आर लुकिंग फॉर हर, बट इन एक्चुअल दे वर डूइंग नथिंग। बस अभी हमारे यहाँ गरीब की फरियाद को आसानी से सुना ही कहा जाता है। पुलिस और गांव के दूसरे लोग आसिफा को ढूंढते रहे, लेकिन आसिफा का एक भी सुराग किसी के भी हाथ नहीं लगा। फिर दिन आया 17 जनवरी 2018 का, जब आसिफा के घर वालों को आसिफा मिली तो, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। आसिफा के पेरेंट्स को उसकी लाश पास ही के जंगल में मिली और यकीन मानिएगा, आसिफा की बॉडी की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी थी कि अगर आप उसके डेड बॉडी को देख लेते तो शायद आपको कई हफ्तों तक नींद नहीं आती। आसिफा की शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। शी वॉज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। आसिफा की लाश मिलने के साथ ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने जल्दी से लाश को अपने कब्जे में ले लिया और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से पता चला कि आसिफा के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया गया था और ये बलात्कार किसी एक शख्स ने नहीं किया था, बल्कि कई सारे लोगों ने मिलकर
इस फूल सी बच्चे के साथ ये दरिंदगी करी थी। जब ये बात मीडिया में आई तब तुरंत पूरे देश के साथ पूरी दुनिया में लोग आसिफा के कातिलों को ढूंढने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे और लोगों की मांग थी कि आसिफा के बलात्कारियों को और कातिलों को बद से बदतर सजा दी जाए। कई सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स में लोग इस क्रूर घटना के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने हाथ में प्ले कार्ड पकड़कर आसिफा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। ट्विटर पर जस्टिस फॉर आसिफा के नाम से हैशटैग्स की जैसे बाढ़ से आ गई थी। हर कोई उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था। उस वक्त सभी लोग धर्म की दीवार को तोड़ते हुए एक इंसान होने की हैसियत से आसिफा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। पूरे समाज में एक बहस छिड़ गई थी कि आखिर हम लोग इस समाज को कहाँ ले आए हैं। आज की तारीख में जवान लड़कियों को तो छोड़िए, मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। इस समाज में इतने दरिंदे भरे हुए हैं जो बस इस फिराक में बैठे हैं कि कब उनके हाथ कोई मासूम शिकार लगेगा। जब पुलिस पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा तब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेजी से आगे बढ़ाया। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पुलिस आसिफा के दोषियों तक पहुंच गई। पुलिस ने रसाना गांव के मंदिर, जिसका नाम देवस्थान है, उसके पुजारी और जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर सांजी राम को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने सांजी राम की अच्छे से खातिरदारी करी तो उसने पुलिस के सामने सारे पत्ते खोलने शुरू कर दिए। असल में आसिफा सांजी राम के निशाने पर बहुत पहले से थी। सांजी राम ने आसिफा को अगवा करने का प्लान बहुत दिनों पहले से बना रखा था, बस उसको तलाश थी तो सही मौके की। सांजी राम ने अपने भतीजे से आसिफा की हर मूवमेंट पर नजर रखने के लिए बोला था कि वो कब अपने घर से बाहर जाती है, किसके साथ जाती है, कितनी देर के लिए बाहर जाती है और वो जंगल के किस किस हिस्से में जाती है। कई दिनों तक सांजी राम के नाबालिग भतीजे ने आसिफा का पीछा किया और उसका डेली रूटीन नोट किया। तब जनवरी 2018 के दिन सांजी राम ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने भतीजे को और मुन्ना नाम के एक लड़के को आसिफा के पीछे भेजा। 10 जनवरी के दिन जब आसिफा अपने घर से घोड़ों को चराने के लिए बाहर निकली तब जंगल में थोड़ा अंदर जाकर उसके घोड़े इधर उधर गुम हो गए। जब कोई शख्स किसी जानवर को चराने के लिए जंगल में जाता है तो अक्सर ही उसके मवेशी घास पत्ते चरने के लिए थोड़ा आगे निकल जाते हैं और ये बात बिल्कुल आम सी है। जब आसिफा के घोड़े गुम हो गए तो वो उन घोड़ों को ढूंढने लगी। जंगल में थोड़ी देर घोड़ों को ढूंढने के दौरान वहां पर उसको सांजी राम का भतीजा और मुन्ना मिले। आसिफा से सांजी राम के भतीजे ने कहा कि तुम्हारे घोड़े जंगल में अंदर की तरफ चले गए हैं और उन्होंने उन घोड़ों को वहां जाते हुए देखा है। वो जानते हैं कि घोड़े कहाँ हैं, इसलिए वो दोनों आसिफा को उसके घोड़ों तक ले जाएंगे। अब 8 साल की मासूम आसिफा, उसको क्या ही पता था कि इन दोनों लड़कों के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने इन दोनों पर यकीन कर लिया और वो चली गई इन दोनों लड़कों के साथ जंगल के अंदर। जब आसिफा इन दोनों के साथ जा रही थी तब ये दोनों लड़के उसको गलत तरह से छू रहे थे, जिस वजह से आसिफा को अंदाजा हो गया था कि ये दोनों लड़के उसके साथ शायद कुछ गलत करने वाले हैं। इसलिए आसिफा ने वहां से भागने की कोशिश करी, लेकिन वो 8 साल की मासूम बच्ची उन जवान दरिंदों के चंगुल से इतनी आसानी से कैसे भाग सकती थी। उन दोनों लड़कों ने आसिफा को गर्दन से पकड़ लिया और उसका मुंह दबाकर उसको जमीन पर पटक दिया। फिर सांजी राम के भतीजे और मुन्ना ने आसिफा को जानवरों के एक शेड में बांध दिया और उस 8 साल की बच्ची को उन दोनों ने तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और फिर इसी बेहोशी की हालत में इन दोनों लड़कों ने आसिफा के साथ बारी बारी से रेप किया। रेप करने के बाद दोनों लड़के आसिफा को जंगल से लेकर मंदिर देवस्थान में पहुंचे और मंदिर के अंदर एक टेबल के नीचे इन दोनों लड़कों ने आसिफा के हाथ पैर बांध दिए और उस मासूम सी बच्चे के ऊपर 2 प्लास्टिक कवर डालकर उसको कैद कर दिया। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि अगले ही दिन 11 जनवरी को आसिफा के माँ बाप मंदिर देवस्थान में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने मंदिर के पुजारी सांजी राम से भी बच्चे के बारे में पूछा था। तो पुजारी सांजी राम ने कहा कि हो सकता है कि आसिफा अपने किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो, लेकिन आसिफा उस वक्त मंदिर में ही थी और जिंदा थी। लेकिन आसिफा के बुरे हालात, जो उसकी मौजूदगी की खबर उसके माँ बाप को नहीं मिल पाई। पुलिस की पूछताछ में सांजी राम ने बताया कि उसके इस प्लान में वो अकेला नहीं था, उसके साथ स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ दीपक खजूरिया, हेड कांस्टेबल तिलक राज, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, पुलिस ऑफिसर प्रवेश कुमार, सांजी राम का बेटा विशाल और सांजी राम का नाबालिग भतीजा भी इस पूरे रेप एंड मर्डर प्लान में शामिल थे। जिस दिन आसिफा को अगवा किया गया था उससे 3 दिन पहले यानी कि 7 जनवरी को सांजी राम ने पुलिस ऑफिसर एसपीओ दीपक खजूरिया और दीपक के एक दोस्त विक्रम को मेडिकल शॉप पर भेजा और वहां से दीपक और उसका दोस्त विक्रम बेहोश करने वाली दवा एपिट्रिल लेकर आए। 11 जनवरी के दिन शाम को सांजी राम ने मंदिर देवस्थान के दरवाजे खोले और मंदिर के प्रार्थना स्थल पर वो लोग आसिफा को लेकर आए। वहां पर सांजी राम ने जबरदस्ती आसिफा को एपिट्रिल की 3 गोलियां खिला दी जिससे कि आसिफा बेहोश हो जाए
और वो उनका किसी भी तरह से विरोध ना कर पाए। फिर एक एक करके सांजीराम, एसपीओ दीपक खजूरिया, हेड कांस्टेबल तिलक राज, सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, पुलिस ऑफिसर प्रवेश कुमार और सांजीराम के भतीजे ने आसिफा के साथ रेप परफॉर्म किया। और इतना ही नहीं, सांजीराम ने अपने नाबालिग भतीजे से कहा कि वो सांजीराम के बेटे विशाल को फोन करें, जो कि उस वक्त यूपी के मेरठ में था, कि अगर वो आसिफा के साथ रेप करना चाहता है तो वो तुरंत रसाना के लिए रवाना हो जाए। और ये खबर मिलते ही विशाल 12 जनवरी को सुबह 6 बजे रसाना आ गया। और अब इन सब ने मिलकर रोजाना बारी बारी से एक एक करके दिन में कई बार आसिफा के साथ रेप किया। जब जब आसिफा होश में आती तो वो उनसे खाना मांगती, पीने के लिए पानी मांगती, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग उसके साथ दरिंदगी कर रहे थे और उसने इतने दिनों से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ खास पिया था। वो जब जब खाना मांगती तो ये लोग उसको नशे की गोलियां दे देते और वो पानी के साथ गोलियों को मजबूरी में निकल जाती। आसिफा को बस उतना ही पानी दिया जाता था जितना उसको गोलियां निकलने के लिए चाहिए होता था। अब आप अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए कि अगर आप आसिफा के रेपिस्टों की जगह होते तो क्या आपको जरा सी भी दया नहीं आती उस मासूम बच्चे पर? क्या आप लोग उस बच्चे को नहीं बचाते? क्या उस बच्चे के साथ ऐसा होते देख आप यूं ही देखते रहते? मैं जानता हूँ आप में से सभी लोग उस बच्चे को बचाने के लिए खुद की जान दे देते हैं, लेकिन उस बच्चे पर शायद आज भी नहीं आने देते। लेकिन इन दरिंदों का दिल आपकी और मेरी तरह नहीं था। ये लोग आसिफा के जिस्म को रोजाना किसी भूखे भेड़िए की तरह नोचते हैं और उसकी मासूमियत के साथ रोजाना खेलते हैं। इनकी दरिंदगी की हद बस यहीं तक नहीं थी। ये लोग मंदिर में 3 टाइम पूजा करते हैं और जब ये लोग पूजा कर रहे होते थे तो ये लोग आसिफा को मंदिर के पीछे वाले कमरे में नशे की हालत में बंद कर दिया करते थे। और जब ये लोग पूजा कर चुके होते थे तब ये लोग उसको पूजा करने वाली जगह पे लाते हैं और फिर उसके साथ बारी बारी से रेप करते हैं। जब कुछ दिन इन लोगों ने जी भरकर आसिफा के साथ दरिंदगी कर ली तब सांजीराम ने कहा कि आसिफा को मारने का वक्त आ गया है। सांजीराम के इशारे पर मन्नू, विशाल और सांजीराम का भतीजा आसिफा को मारने के लिए मंदिर से उठाकर जंगल की एक पुलिया के पास ले गए। तभी ये बात एसपीओ दीपक खजूरिया को पता लगी कि ये लोग आसिफा को मारने के लिए जंगल में ले गए हैं। तब एसपीओ दीपक खजूरिया सांजीराम के भतीजे से फोन करके कहता है कि रुको, आसिफा को अभी मारना मत। तो सांजीराम का भतीजा कहता है कि उसको हम क्यों ना मारें। तो दीपक खजूरिया कहता है कि आसिफा को मारने से पहले वो उसके साथ एक आखिरी बार रेप करना चाहता है। फिर दीपक खजूरिया वहां आता है और आसिफा के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद दीपक खजूरिया आसिफा का गला अपने हाथों से दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको मार नहीं पाता है। इसलिए सांजीराम का भतीजा आसिफा के दुपट्टे से ही उसका गला कस के दबाता है और उसको मार देता है। लेकिन उन लोगों का दिल उसका गला दबाकर मारने के बाद भी नहीं बढ़ता है। उसकी मौत हो गई है ये कन्फर्म करने के लिए सांजीराम का भतीजा आसिफा के सर पर एक बड़े से पत्थर से 2 वार करता है और जब उनको तसल्ली हो जाती है तो वो लोग आसिफा की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक कार ढूंढते हैं, लेकिन कार का इंतजाम नहीं हो पाता है। इसलिए वो लोग लाश को उठाकर मंदिर देवस्थान में ले जाते हैं और आसिफा की लाश उसी मंदिर के प्रार्थना स्थल पर रख देते हैं। 15 जनवरी को पुजारी सांजीराम कहता है कि आसिफा की लाश को जंगल में फेंक दो। बाद में आसिफा की लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है और फिर उसके बाद जैसा कि आप सबको पता है कि जंगल में आसिफा की लाश 100% हालत में उसके माँ बाप को मिलती है। उसकी लाश की ऐसी हालत थी कि देखने वाले कुछ लोग बेहोश हो गए थे। मैं आपको आसिफा की डेड बॉडी की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी डरावनी है क्योंकि आसिफा के ऊपर जो सितम ढाए गए थे वो बेहद ही भयानक हैं। इसलिए जिन लोगों को ऐसी चीज़ें देखने से काफ़ी अनईजी फील होता है वो प्लीज़ ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यही है वो बच्ची जिसके साथ जुल्म हुआ है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको जितना ही हो सके उतना अपने हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। इन जालिमों को फांसी, इनके साथ जितना भी हो सके, मैं बात नहीं कर सकता हूँ इस टाइम। इसकी शक्ल देखिए, आप इसका चेहरा देखिए, इस मासूम के साथ उन जालिमों ने, बेरहमों ने क्या किया है। दोस्तों सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज़ खड़े हो जाइए और इस बच्ची के लिए पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया से अपील कर रहा हूँ, इसलिए आवाज़ उठाइए। यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। थैंक यू। आपने देख ही लिया होगा कि बेचारी मासूम आसिफा के साथ इन दरिंदों ने क्या किया था। मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी इस केस के बारे में बताया है वो इस केस का सबसे भयानक पहलू नहीं था। भयानक पहलू शुरू होता है इस घटना के सामने आने के बाद, जब पुलिस ने सांजीराम से पूछा कि उसने ये सब कुछ एक बच्ची के साथ ही क्यों किया। तो सांजीराम ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। असल में कठुआ जो जिला है वो जम्मू में लगता है और जम्मू में हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। जम्मू में मुस्लिम कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, यानी कि मुसलमान वहाँ पर अल्पसंख्यक है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि आसिफा बकरवाल कम्युनिटी से आया करते थी
और बकरवाल कम्युनिटी के लोग इस्लाम धर्म को माना करते हैं। इसलिए कठुआ के रसाना गांव के डोगरा हिंदुओं को लगने लगा कि ये बकरवाल समुदाय के लोग मुसलमान हैं और ये लोग यहाँ पर अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। डोगरा समुदाय के लोगों को लग रहा था कि ये बकरवाल समुदाय के लोग उनकी गायों को चोरी करके कश्मीर में बेचाते हैं और ये लोग उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि उनकी इसमें से कोई भी बात कभी साबित नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये प्रीजुडाइज डोगरा कम्युनिटी के अंदर बसा हुआ था। सांजी राम भी इसी डोगरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था और उसका पहले भी कई बार बकरवाल कम्युनिटी के लोगों से टकराव हो चुका था, जिसके चलते कई बार सांजीराम के अगेंस्ट पुलिस केसेस भी रजिस्टर हुए थे। इसी मजहबी नफरत के चलते सांजीराम ने प्लान बनाया कि आसिफा को किडनैप करके वो उसके साथ इतना भयानक काम करेंगे कि बकरवाल खुद डर के कटवा छोड़कर भाग जाएंगे। और अपनी इसी रिलीजियस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सांजीराम ने आसिफा के साथ ऐसी दरिंदगी करी जिसको इतिहास में कभी भी नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन ये भी इस केस का सबसे भयानक पहलू नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कहे जा रहा हूँ कि ये भी इस केस का भयानक पहलू नहीं है, वो भी इस केस का भयानक पहलू नहीं है, तो फिर आखिर भयानक पहलू है कौन सा? इस केस का भयानक पहलू है आसिफा के दोषियों को मिला जन समर्थन। जी हाँ, सच्चाई सामने आने के बाद बहुत सारे राइट विंग हिंदू संगठन इन दरिंदों के समर्थन में आ गए और डिमांड करने लगे कि ये दरिंदे बिल्कुल निर्दोष हैं, ये लोग बहुत मासूम हैं, इन लोगों को मुसलमान जबरदस्ती फंसा रहे हैं। हिंदू एकता मंच ने मार्च 2018 में इन रेपिस्टों के समर्थन में एक रैली निकाली और हद तो तब हो गई जब इस रैली में लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा पकड़ रखा था। मतलब कितनी गंदी बात है कि रेपिस्टों के लिए तिरंगे का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी की उस वक्त के उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश और बीजेपी के ही वन मंत्री लाल सिंह चौधरी ने इन रेपिस्टों के समर्थन में रैली में शामिल होते नजर आए। ये मामला सिर्फ यही नहीं रुका, वकीलों ने भी रेपिस्टों का समर्थन किया। जब पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने जा रही थी तो वकीलों ने रेपिस्टों के समर्थन में विरोध करना शुरू कर दिया और पुलिस विरोधी नारे लगाने लगे। वजह सिर्फ इतनी थी कि सारे रेपिस्ट हिंदू थे। इस केस पर रिसर्च करते हुए मुझे अजमेर सेक्स स्कैंडल की याद आ गई कि कैसे लोग फारूक चिश्ती के हाथ चूमा करते थे, ये जानते हुए भी कि वो एक रेपिस्ट है। उसी तरह ये लोग भी इन दरिंदों का समर्थन कर रहे थे, ये जानते हुए कि इन लोगों ने ही उस मासूम आसिफा का रेप किया है। मतलब दोनों ही तरफ के लोगों में अनसमर्थों की कोई कमी नहीं है। बाद में पता चला कि कठुआ की बार एसोसिएशन के तार बीजेपी की राज्य इकाई से जुड़े हुए हैं। हर तरह से इस पूरे केस को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की तैयारी चल रही थी। जांच में सामने आया कि सांजी राम ने अपने भतीजे की मां के हाथों हेड कांस्टेबल तिलक राज को 1.5 लाख रुपए पहुंचवाए थे, क्योंकि हेड कांस्टेबल तिलक राज पुलिस की सर्च टीम में शामिल था जो आसिफा को ढूंढ रही थी। लेकिन इस केस का तीसरा पहलू था और वो पहलू था एडवोकेट दीपिका सिंह रजावत। दीपिका सिंह रजावत ने सभी वकीलों के विरोध जताते हुए आसिफा का केस अपने हाथों में लिया और पूरी ईमानदारी से आसिफा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। दीपिका सिंह रजावत एक हिंदू औरत है, अगर वो चाहती तो वो भी इस केस को ना लेती, लेकिन दीपिका ने धर्म की दीवार को तोड़ते हुए इंसानियत की जो मिसाल पेश की है वो इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी। दिल्ली फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने एविडेंसेस के 14 पैकेट्स की बेहद बारीकी से जांच करी। इन एविडेंसेस में आसिफा के वजिनल स्वैब्स, हेयर स्टैंड्स, चाइल्ड रेपिस्टों के ब्लड सैंपल्स और आसिफा के फ्रॉक और सलवार पर लगी मिट्टी और खून के निशान शामिल थे। आसिफा के वजिनल स्वैब से सभी रेपिस्टों के डीएनए सैंपल्स मिलाए गए और जैसा कि होना ही था, आसिफा के लिए गए डीएनए सैंपल से सभी रेपिस्टों के डीएनए सैंपल्स बिल्कुल 100% मैच हो गए और मंदिर के प्रार्थना कक्ष में मिले हेयर सैंपल्स भी आसिफा और रेपिस्टों के हेयर सैंपल से मैच हो गए, जिससे आसानी से साबित हो गया कि आसिफा को मंदिर में लाकर इन्हीं लोगों ने उसका रेप किया था। 16 अप्रैल 2018 को आसिफा के रेपिस्टों का ट्रायल शुरू हुआ और दीपिका सिंह रजावत में आसिफा का पक्ष कोर्ट में रखा और साथ ही साथ उन्होंने हर सबूत को बेहद ही कड़ाई के साथ कोर्ट के सामने पेश किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 1 साल बाद 10 जून 2019 में कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपियों को दोषी पाया और सांजी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को कानून और सबूतों की तकनीकी कमियों के चलते दोष मुक्त कर दिया। आसिफा की मां नसीमा बीबी ने कहा था कि आसिफा एक चिड़िया की तरह हमेशा चहकती रहती थी, वो हमेशा खुश रहती थी और जो लोग आसिफा के आसपास रहते थे वो भी उसको देखकर खुशी महसूस किया करते थे। नसीमा बीबी आगे कहती हैं कि आसिफा के अंदर हमारी सारी दुनिया बसती थी और उसके जाने के बाद हमारी वो दुनिया भी उजड़ गई। कोर्ट ने सांजी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश कुमार को 25 साल उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ में इन सब पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र वर्मा को सबूत मिटाने की कोशिश के जुर्म में 5 सालों की सजा सुनाई गई। 8वें आरोपी सांजी राम के नाबालिग भतीजे पर
जुवेनाइल कोर्ट में अलग से मुकदमा चला। हालांकि बाद में मेडिकल जांच में सामने आया कि सांची राम का भतीजा 15 साल का नहीं था, बल्कि वो 19 साल का था। इस घटना के बाद आसिफा के माँ बाप कठुआ छोड़कर हमेशा के लिए कश्मीर चले गए। मुझे नहीं पता कि आज तक आसिफा के पेरेंट्स उसके बिना कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, पर मैं इतना जानता हूँ कि उसके बिना जीना बहुत मुश्किल होगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसी मौत डिजर्व नहीं करता है, स्पेशली बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नफरत इंसान से किस दर्जे का गलीज काम करवा सकती है, ये केस उसकी एक बानगी है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपसे मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बी सेफ।